हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरा ये नया चैनल पे, जहाँ पे मैं आईआईटी जैम, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, गेट और बहुत सारे बायोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाता हूँ। तो आज ये वीडियो में हम लोग सीएसआईआर यूनिट 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेते हैं। तो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन क्या होता है? तो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन बहुत ही सिंपल सी बातों में, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जेनरेट करने का एक मैकेनिज्म होता है, राइट? अभी ये बात को अच्छे से देखते हैं। सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन मतलब सोमैटिक सेल में ये म्यूटेशन होता है, राइट? मतलब ये एक जनरेशन से और एक दूसरे जनरेशन तक स्प्रेड नहीं होता है, बिकॉज ये सोमैटिक सेल में हो रहा है, जार्म सेल में नहीं हो रहा है। तो ये हमको ध्यान रख के चलना है। तो मान लीजिए ये एक डीएनए है। अभी ये जो डीएनए है, ये पर्टिकुलर डीएनए इम्यूनोग्लोबुलिन जीन को एनकोड करता है। तभी इस डीएनए में एक स्पेसिफिक रीजियन में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ तरह तरह का म्यूटेशन हो सकता है। अभी ये म्यूटेशन होने के वजह से अल्टीमेटली जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगा ये जीन एक्सप्रेशन होने के बाद, वही इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या हो सकता है, उस इम्यूनोग्लोबुलिन का एफिनिटी का चेंज हो सकता है। और ये जो म्यूटेशन प्रोसेस है, ये म्यूटेशन प्रोसेस में जो बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है वो है एक्टिविटी इंड्यूस्ड साइटिडीन डीएमिनेज। ये पूरा प्रोसेस को हेल्प करता है। तो हम लोग ये वीडियो में सब पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये म्यूटेशन की वजह से जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं उसका जो स्पेसिफिक, उसका जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द एंटीजन, वो कभी कभी बढ़ भी सकता है, कभी कभी हाई भी हो सकता है, राइट? कभी कभी हाई एफिनिटी हो सकता है, कभी कभी लो एफिनिटी हो सकता है। अगर लो एफिनिटी निकला तो वो एलिमिनेटेड हो जाएगा, लेकिन हाई एफिनिटी निकला तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा एज अ बेटर एंटीबॉडी। तो ऐसे ही एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। तो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन छोड़ के भी बहुत सारा मैकेनिज्म है, और उसके बारे में बात करने के लिए आप आई बटन को प्रेस कर सकते हो और उसमें पूरा जानकारी दिया गया है प्लेलिस्ट के। तो इस वीडियो में हम सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट उसके पहले गाइज, अगर आप नया विजिटर हो और आपको पता नहीं है मेरा चैनल के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर हिट करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। बाय द वे गाइज, मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में भी लाइव पढ़ाता हूँ। तो मेरा कोड है AP10। अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आप मेरे कोड के द्वारा 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो गाइज, हम लोग हर एक दिन बहुत सारे पैथोजन से एक्सपोज्ड होते हैं, राइट? और हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पैथोजन को डिफेंड करता है। तो एक वे ऑफ डिफेंस और एक वे ऑफ इम्यूनिटी इज टू जनरेट एंटीबॉडीज। तो ये जो पैथोजन डिराइव्ड एंटीजेंस है वो सबको न्यूट्रलाइज करने में कौन हेल्प करता है? ये एंटीबॉडीज जो अपना इम्यून सिस्टम जनरेट करता है। लेकिन ऐसे सोचो, एक वायरस है जिसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी जनरेट हुआ, वायरस का आउटर कोट प्रोटीन के अगेंस्ट। लेकिन ये वायरस भी तो म्यूटेट हो रहा है, ये भी इवॉल्व हो रहा है, राइट? तो कुछ साल बाद शायद ये वायरस वो सेम वायरस ना रहे, वो म्यूटेट हो गया। अभी अगर हमारा एंटीबॉडी जनरेशन मैकेनिज्म में कोई डाइवर्सिटी ना आए, देन क्या होगा? ये एंटीबॉडी कुछ दिन बाद वो उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा, राइट? एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये एंटीबॉडीज इनएफेक्टिव हो जाएगा अगेंस्ट दिस वायरस। तो ऑलवेज देयर इज अ कांस्टेंट बैटल बिटवीन द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स एंड द वायरसेस, कि मतलब कौन कितना डाइवर्सिटी जनरेट कर पाएगा। तो दोनों ही साथ साथ इवॉल्व कर रहा है, राइट? नाउ आपको जो बताना चाहूंगा मैं कि 3 क्वेश्चन हम लोगों को बहुत अच्छे से जानना है। वेयर डज सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन टेक प्लेस एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, उस मैकेनिस्टिक डिटेल्स में भी हम जाएंगे। और लास्टली एडवांटेज क्या है। तो अब तक आपको तो एडवांटेज पता ही चल चुका है कि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो चलिए अंत तक देखते हैं वीडियो को, ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए। तो पहले आंसर करते हैं, वेयर डज सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन टेक प्लेस। तो हम लोगों को पता है कि जो बी सेल है, बी सेल का डेवलपमेंट होता है बोन मैरो में, और अल्टीमेटली दे आर डिप्लॉयड इनटू द लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड के अंदर ये पूरा सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन का काम होता है। तो लेट्स सी, लिम्फ नोड के अंदर जो सबसेल्यूलर लोकेशन है उसको अच्छे से समझते हैं। तो लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है, हम लोगों का बी सेल का फॉलिकल होता है,
जैसे ये एक बी सेल फॉलिकल है। अभी बी सेल फॉलिकल में क्या होगा, बी सेल एक्टिवेट होने के बाद आई बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा या फिर ये डिफरेंशिएट करके प्लाज्मा सेल बना लेगा ना। अभी ये बी सेल एक्टिवेशन इज एक्चुअली हेल्प्ड बाय टी सेल, राइट। तो टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करने के बाद वो प्लाज्मा सेल बनाएगा, वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, या फिर बी सेल क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा और एक्टिवेटेड बी सेल बनाएगा, राइट। और ये एक्टिवेटेड बी सेल ही स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल बनाएगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल बनाएगा, जो कि बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकता है। तभी इसी प्रोसेस को अच्छे से देखते हैं। तो टी सेल जोन में क्या हुआ, टी सेल ने बी सेल को एक्टिवेट कर दिया। अभी बी सेल बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लगा, राइट। अभी बी सेल जो जर्मिनल सेंटर है, बी सेल क्या करता है, ये बी सेल फॉलिकल के अंदर जो जर्मिनल सेंटर रीजन है, जर्मिनल सेंटर में बी सेल का कुछ तरह का सिलेक्शन होता है। तो जो बी सेल में इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर का एफिनिटी बहुत कम है एंटीजन के ओर, वो क्या होगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा एपोप्टोसिस के द्वारा। लेकिन जिसका एफिनिटी ज़्यादा है क्या होगा, वो सिलेक्टेड होगा। लेकिन जिसका एफिनिटी मानो खराब है, वो क्या होगा, फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल उसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा, उसको एडिट करके ठीक करने का कोशिश करेगा। ठीक हुआ तो सही है, वरना उसको हटा दिया जाएगा। तो लो एफिनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा सकता है और अल्टीमेटली वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है प्लाज्मा सेल में। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा जो पूरा एक्शन ऑफ सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन हो रहा है वो बी सेल एक्टिवेशन के बाद जर्मिनल सेंटर में हो रहा है ये चीज़ें, राइट। तो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा है जर्मिनल सेंटर में। अभी जर्मिनल सेंटर में सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन हो जाने के बाद और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि है क्लास स्विचिंग, जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन होने के बाद है, राइट। तो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन क्या अल्टीमेटली उसका गोल है, जो हाई एफिनिटी रिसेप्टर से उसको सिलेक्ट करना, उसी बी सेल को डिफरेंशिएट होने देना और बाकी बी सेल को एलिमिनेट कर देना एपोप्टोसिस के द्वारा। तो दूसरे एक वीडियो में हम लोग क्लास स्विचिंग पढ़ेंगे और इसका लिंक एंड स्क्रीन में दिया गया है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। तो म्यूटेशन है तो डेफिनेटली बेस ऑल्टरेशन होगा, इंसर्शन या डिलीशन होगा, क्या होता है वो देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्टिविटी इंड्यूस्ड साइटोजिन डीएमिनेज ये म्यूटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये एंजाइम करता क्या है, ये एक डीएमिनेज है, राइट। तो ये डीऑक्सीसाइटिडीन को क्या करता है, वो उसको डीएमिनेट कर देता है, अल्टीमेटली वो यूरिडीन में उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब सी से वो यू बना देता है, राइट। तो डेफिनेटली अगर सी की जगह यू चला आया तो ये एक म्यूटेशन हो गया। अल्टीमेटली इमेजिन ये हमारा एक डीएनए सेगमेंट है जहां पे ऐसे बेस पेयर है सी और जी के बीच में। अभी ये जो सी है ये एआईडी के द्वारा यू बन चुका है, तो ये एक मिसमैच हो गया। अभी ये मिसमैच डिफरेंट वे में रेक्टिफाई हो सकता है। अभी रेप्लिकेशन के द्वारा क्या होगा, ये मिसमैच होने के कारण जो प्रोजेनी होगा उसमें एक प्रोजेनी में क्या होगा, एक प्रोजेनी डीएनए में क्या होगा, पूरा म्यूटेशन हो जाएगा, एटी आ जाएगा जीसी के जगह पे। तो ऐसे म्यूटेशन पैदा हो सकता है। या फिर देयर आर यूरिडीन ग्लाइकोसाइलेज जिसका शॉर्ट पैच बेस एक्सिशन रिपेयर मैकेनिज्म है, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में अलग से बात करेंगे। लेकिन ये सारे रिपेयर मैकेनिज्म क्या करेगा, जब भी रिपेयर करेगा उसके जगह पे कुछ दूसरा बेस इनकॉर्पोरेट कर देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो म्यूटेशन पैदा हो जाएगा, राइट। अभी ये म्यूटेशन का कॉन्सिक्वेंस टू वेज हो सकता है, 50-50 चांसेस है। कभी ये म्यूटेशन ज्यादा एफिनिटी प्रोड्यूस कर सकता है, हाई एफिनिटी रिसेप्टर प्रोड्यूस कर सकता है, कभी कभी ये लो एफिनिटी रिसेप्टर प्रोड्यूस कर सकता है, राइट ना। उसके बाद हम सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम कर सकता है। तो एक बहुत चंक ऑफ द डीएनए डिलीटेड हो जाएगा, मतलब एक्साइज्ड हो जाएगा और अल्टीमेटली एरर प्रोन पॉलीमरेज उसको रिप्लेस करेगा। अब एरर प्रोन पॉलीमरेज गलती से दूसरा बेस इनकॉर्पोरेट कर देगा और ऐसे म्यूटेशन पैदा होगा। तो ये सारे हम लोगों का म्यूटेशन का मैकेनिज्म आ गया। तो अब बात करते हैं रेट ऑफ सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन के बारे में। तो रेट ऑफ सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन इज heavily occurring at the heavy chain and the light chain variable region। तो मतलब बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन होता है वहीं पे सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आपको हमेशा ही देख के मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन क्यों उसी जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है, कोई मैकेनिज्म है क्या जो उसको वहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, या फिर जो म्यूटेशन हॉटस्पॉट है वो उसी जगह पे लिमिटेड है। तो अब
कुछ मिनट में हम लोग उसी क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि हाउ द एक्टिविटी ऑफ AID इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट स्पेसिफिक वेरिएबल रीजन ऑफ IG चेन। इज देयर अ स्पेसिफिक mechanism which selectively recruits AID, or there is a specific mechanism which allows that particular sequence to be more likely to be mutated? हाँ, तो दोनों ही हो सकता है। तो एक्चुअली देखा गया है कि सीक्वेंसिंग के बाद ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन का सीक्वेंसिंग किया गया है, सीक्वेंसिंग के बाद देखा गया है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मोटिफ है। ठीक है, ये सीक्वेंस मोटिफ में, ये सीक्वेंस मोटिफ GC रीच है और इसमें म्यूटेशन होने का प्रोबेबिलिटी, AID के द्वारा म्यूटेशन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि क्लास स्विचिंग में भी ये सेम सीक्वेंस पाया जाता है। तो एक्चुअली क्लास स्विचिंग प्रोसेस में भी AID बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम बाद में देखेंगे ना। अभी हम बात कर लेते क्या होता है एग्जैक्टली, इसका बेनिफिट क्या है। तो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर बी सेल फॉलिकल को देखेंगे, उसमें ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल होगा जो कि वायलेट में पॉइंटेड है। अभी फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल क्या होता है, ऑप्सोनाइज्ड एंटीजन प्रेजेंट कर देता है बी सेल को। नाउ बी सेल जिसका हाई एफिनिटी रिसेप्टर है वो डेफिनेटली कॉम्पीट करेगा एक लो एफिनिटी रिसेप्टर के साथ। तो लो एफिनिटी रिसेप्टर ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, राइट, बाय इग्नोरेंस, राइट, और एपोप्टोटिक पाथवे में उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम लोगों को समझना है। तो लो एफिनिटी BCR एलिमिनेटेड हो जाता है, लेकिन जो हाई एफिनिटी हो जाता है वो सिलेक्टेड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि AID इंड्यूस्ड जो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होगा हमेशा ही कोई एक हाई फाई एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। ऐसा भी हो सकता है फॉल्टी और लो एफिनिटी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है वो। लेकिन वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल होगा वो एलिमिनेटेड हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। अल्टीमेटली दिस मैकेनिज्म एंश्योर्स कि हाई एफिनिटी BCRs आर गेटिंग सिलेक्टेड, जो कि हमारा पैथोजन कॉम्बैट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कहाँ पे सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होता है, ओवरऑल सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन का प्रोसेस क्या है, उसका मैकेनिज्म हम लोगों ने अच्छे से देखा और अल्टीमेटली देखा हम लोगों ने उसका एडवांटेज क्या है। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर चुका है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में मेरे को बताओ कि ये वीडियो को और भी कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो आपका इनपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन दिस वीडियो और अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।